हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम एसएससी जीटी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। तो इस टॉप 30 सीरीज में आपके 30 प्रश्न होंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि पहला क्वेश्चन जो है कि चिनूक पवनें किस देश में चलती है। ये पवन से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है चीन। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? चिनूक पवनें जो है वो किस देश में चलती है, क्या होगा इसका सही उत्तर? दोस्तों इसका सही उत्तर यूएसए हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, यूएसए। याद रखिएगा, चिनूक पवनें को हम हिमभक्षी पवनें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमभक्षी। हिमभक्षी पवनें, हिमभक्षी पवनें के भी नाम से जानते हैं। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत में जो पवनें चलती है तो वो प्रमुख है लू। लू कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने आ चुका है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी जल। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा इसमें वो हो जाएगा कोयला। कोयला को ध्यान रखिएगा, कोयला हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने आ चुका है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें है वो निर्मित है। ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी फायंस से, ऑप्शन सी अकीक से और ऑप्शन डी सेलखड़ी से। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें जो निर्मित है वो इनमें से चारों में से किससे बनी है ये बताना है आपको। कौन हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो अधिकांश सेलखड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो किस प्रकार की होती थी? कुछ वृत्ताकार होती थी, कुछ वृगाकार होती थी, वृगाकार, और कुछ आयताकार भी होती थी, आयताकार भी होती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने आ चुका है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन के मैं पिछले वाली क्लास में भी बताया था। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो जरूर याद होगा आपको। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है ये चीज बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जूते हुए खेत का प्रमाण जो है दोस्तों वो कालीबंगा से है। याद रखिएगा, कालीबंगा वर्तमान में किस स्थान पर है, किस राज्य में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है राजस्थान। वर्तमान में यह स्थल राजस्थान में स्थित है। और दैमाबाद के विषय में जाने तो दैमाबाद दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल है। दक्षिणी स्थल, दक्षिणी स्थल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, लोथल की बात की जाए तो लोथल वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात में, वर्तमान में गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। इसको भी ध्यान रखना है, भोगवा नदी। ओके, आलमगीरपुर की बात की जाए
तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है ये। और यह हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी उस समय हिंडन नदी के किनारे थी, वर्तमान में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। ओके, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेकंड, और ऑप्शन सी एम्पियर, और ऑप्शन डी ओम। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो मूल मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम। ओम आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी मीटर मूल मात्रक है और यह लंबाई की मात्रक है, लंबाई, लंबाई की। सेकंड भी मूल मात्रक है और यह समय की है, समय की मात्रक। और एम्पियर भी मूल मात्रक है और यह विद्युत धारा की मात्रक है। किसकी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा की। ओके, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है, कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कुलगार्डी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी हीरा, और ऑप्शन डी सोना। तो इन चारों में से किसके लिए कुलगार्डी प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो कुलगार्डी किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों इसका सही उत्तर सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए बोधगया से, ऑप्शन बी राजगिरी से, ऑप्शन सी श्रावस्ती से, और ऑप्शन डी सारनाथ से। तो यह 4 जगह का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपना धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश कहाँ से आरंभ किए थे, उपदेश देना कहाँ से शुरू किए थे, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और वो जहाँ से दिए थे वहीं से आरंभ किए थे उपदेश देना, बताना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम उपदेश तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश। अपने जीवन के ये 25 वर्ष यहीं पे दिए थे। ओके, राजगिरी, राजगिरी तो मगध की प्राचीनतम राजधानी थी, ये भी ध्यान रखना है। और बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए फिर प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है, पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी हंगरी, और ऑप्शन डी वेनेजुएला। कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? पूछताछ घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। किस कंट्री में बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? दोस्तों जो पूछताछ घास का मैदान है वो हंगरी में पाया जाता है। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी एक यूरोपीय कंट्रीज है
यूरोप की देश है हंगरी। ओके, बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी घास का मैदान पाई जाती है जिसे हम लोग डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। डाउन्स। और घास के मैदान के विषय में थोड़ा विस्तार करें तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज कहते हैं। प्रेयरीज घास का मैदान, घास का मैदान। तो ये उत्तरी अमेरिका में। बाकी यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर जो होगा वो हंगरी होगा। पूछताछ यही पे पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारे स्क्रीन पे है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दामोदर घाटी, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी व्यास परियोजना और ऑप्शन डी हीराकुंड परियोजना। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना पूछा है। बताइए दोस्तों, दामोदर घाटी होगा या फिर गंडक परियोजना होगा या फिर व्यास परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है वह है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। और गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। गंडक नदी। और दामोदर घाटी दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दामोदर घाटी को ही भारत की रूहर प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको भी, रूहर प्रदेश। पूछा जाए रूहर प्रदेश किस नदी घाटी को कहते हैं, रूहर प्रदेश किस नदी घाटी को कहते हैं, तो वो भी आपका दामोदर घाटी। ओके, क्लियर यहाँ तक। फिर हीराकुंड परियोजना के भी बारे में हम लोग जान लें। यह विश्व की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और हीराकुंड जो बांध है एक, वो विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी बांध। सबसे लंबी बांध कौन है? हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर स्थित है। महानदी को भारत की हवांगह नदी भी कहते हैं। तो ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने है। एड्स रोग का जनक है एक। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी कवक। तो जो एड्स रोग फैलता है वह इनमें से किसकी वजह से फैलता है, उसका कारक कौन है, ये आपको बताना है। कौन इसका कारक है? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या फिर कवक है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, इसका सही उत्तर विषाणु हो जाएगा। विषाणु सही उत्तर हो जाएगा। सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी के रूप में यह जाना जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी के रूप में कौन है, तो वह विषाणु है। ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है अंडवाहिका, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिनी और ऑप्शन डी है अंडाशय। 3-4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो मादा प्रजनन तंत्र में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर।
मादा प्रजनन तंत्र में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। ध्यान रखिएगा, शुक्रवाहिनी शामिल नहीं है, बाकी अंडाशय भी है, अंडवाहिका भी है और गर्भाशय भी है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मादा प्रजनन तंत्र में शामिल नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए है दजला फरात नदी से, ऑप्शन बी है नील नदी से, ऑप्शन सी है सिंधु नदी से और ऑप्शन डी व्यास नदी से। तो दोस्तों जिस प्रकार हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी, तो उसी के समकालीन आसपास मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। तो जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे प्रमुख थी, उसी प्रकार मेसोपोटामिया को भी बताना है। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा ये बता दीजिए दोस्तों। दोस्तों जो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है वो है दजला फरात नदी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नील नदी की बात की, नील नदी को देखा जाए तो ये मिस्र सभ्यता से है, और सिंधु नदी तो अपने सिंधु सभ्यता से है। बाकी यहाँ तक तो सब ठीक है। चलिए फिर आगे। तो प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में से सर्वाधिक लीची का उत्पादन कौन करता है ये बताना है। कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लीची का उत्पादन बिहार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल चावल सर्वाधिक उत्पन्न करता है, उत्पादन चावल करता है। ओके। उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, गेहूं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक चावल उत्पन्न करता है, तो वह है पश्चिम बंगाल। और वहीं पे पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश है। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हम लोग के सामने है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी K2 और ऑप्शन डी डोडो बेटा। तो इन 4 पर्वत शिखर में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इन चारों चोटियों में से कौन सर्वाधिक ऊंची है दक्षिण भारत की, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी पर है यह, अन्नामलाई पहाड़ी पर यह स्थित है। ओके। K2 जिसे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो गाडविन अस्टीन है, वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? K2 हो जाएगी। और डोडो बेटा के भी विषय में हम लोग विस्तार करें तो यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ी है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा। और क्वेश्चन जो 14 है उसका सही उत्तर आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिका में अनुवंशिक पदार्थ है।
ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी जीन और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन चार में से आनुवंशिक पदार्थ बताना है आपको। जो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन सी है ये बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इसका? कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, उसका सही आंसर जो होगा दोस्तों डीएनए हो जाएगा। डीएनए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। जीन का नामकरण जोहानसन ने किया था। जोहानसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीन की नामकरण किया था। ओके, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हम लोग के सामने है। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी नागिन झील। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील आपको बतानी है, कौन सी हो जाएगी चारों में से? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी की झील है वो है डल झील। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, डल झील सही उत्तर है आपका। और वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो वुलर झील। और यह जो है वुलर झील का निर्माण झेलम नदी करती है। वुलर झील का निर्माण झेलम नदी करती है और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। श्रीनगर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो चिल्का झील है ऑप्शन सी, यह उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है। तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी है 1980। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इसमें? कौन सा हो जाएगा? 1952 होगा या फिर 1960 होगा या फिर 1972 या फिर 1980? कौन सा हो जाएगा संरक्षण वाला से संबंधित? वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वह किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 1972 में शुरू किया गया। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 हम लोग के सामने है। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, बताइए। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद जो होता है वो कितनी बार होता है? ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 66 बार, ऑप्शन सी 58 बार, ऑप्शन डी 90 बार। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है? तो दोस्तों मनुष्य में जो प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है वह 72 बार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितनी बार? 72 बार होता है हृदय स्पंद 1 मिनट में। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 हम लोग के सामने है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी आपको बताना है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं पिछले वाली क्लास में भी किया हूँ,
यदि आप पिछले वाले क्लास देखे हैं तो विस्तार से इसके विषय में बताया हूँ। तो यहाँ पे बताइए, याद है तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यहाँ पे हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा यहीं पे आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध सभा में राजा कौन थे? अशोक थे, राजा अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वो थे मोगलीपुतीस। मोगलीपुतीस। समय क्या था बताइए? समय वो था 250 ईसा पूर्व। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए जाम्बेजी, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी लिम्पोपो और ऑप्शन डी नील। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन हो जाएगी दोस्तों इसका सही उत्तर? बताइए आप लोग, कौन सी नदी इसमें से है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह अफ्रीका में स्थित नहीं है। और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। ओके, न्यूयॉर्क शहर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है नील नदी। तो प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी डिएगो गार्सियो में और ऑप्शन डी मॉरिशस में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है वो स्थित है, तो ये चार जो ऑप्शन दिए हैं ये सब हिंद महासागर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन चारों में से किस स्थान पर अमेरिकी नौसेना अपना अड्डा बनाई है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, डिएगो गार्सियो में। डिएगो गार्सियो में श्रीलंका में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह, यह ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 22। प्रश्न संख्या 22, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जास्ता, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। कौन सा यहाँ पे सही उत्तर होगा? क्लोरोफिल जो है वो किसकी उपस्थिति में बनता है? इन चारों में से कौन उपस्थित रहता है तब क्लोरोफिल का निर्माण होता है, ये बताना है। आप जानते होंगे कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है। पिछले क्लास में मैं बताया था क्लोरोफिल का रंग, जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण। और यहाँ पे पूछा गया है कि क्लोरोफिल की निर्माण किसकी उपस्थिति में होती है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। मैग्नीशियम जब रहता है तो क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारे सामने है। आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी ह्यूगो डिब्रीज,
ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी लिनियस। तो इन चार में से कौन है जिन्हें आनुवंशिकता के पिता या फिर आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है और यह आनुवंशिकता के जनक है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है इनके विषय में कि इन्होंने अपने शोध के लिए किस पौधे का चुनाव किया था, किस पौधे को उन्होंने चुनाव करके उन पे शोध किया था। तो वो था मटर का पौधा, मटर का पौधा, मटर का पौधा उन्होंने अपने शोध के लिए चुना था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है फुल फॉर्म। और आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो क्या है आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसमें सही उत्तर? दोस्तों आरएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 हमारे सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। ऑप्शन ए रस्त गुफ्तार, ऑप्शन बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी वेताल पच्ची, ऑप्शन डी सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार है वो किस पुस्तक में प्रकाशित है वो बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सत्यार्थ प्रकाश है उनके लेखक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और उन्होंने अपना विचार इसी पुस्तक में रखा है। ओके क्लियर? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने है। वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? जो वास्को डी गामा थे वो भारत की समुद्री खोज कब की थी ये बताना है। ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498 और ऑप्शन डी 1490। तो वास्को डी गामा ने भारत की समुद्र की खोज कब की थी ये बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो ध्यान रखिएगा 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा के विषय में जाने तो यह पुर्तगाल के निवासी थे, पुर्तगाल के निवासी, और यह समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचे थे? तो वह है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पुर्तगाल के निवासी थे और 1498 में इन्होंने भारत तक पहुंचने की मतलब किस प्रकार से भारत तक समुद्री रास्ता द्वारा पहुंचा जाए इसी की खोज की थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? तो ऑप्शन ए है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इन चार अम्ल में से कौन ऐसा अम्ल है जिसके एकत्रित हो जाने से मांसपेशियों में थकान का महसूस होने लगता है? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इनमें से? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमने से, लैक्टिक अम्ल के जमने से
मांसपेशियों में थकान का महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर और ऑप्शन डी सोरोलॉजी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा सही उत्तर? फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फ्लोरिकल्चर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन होगा सही उत्तर? फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी के विषय में जानो तो यह फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। और सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन पूछा जाए तो ओलेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों, ओलेरीकल्चर पूछा जाए तो सब्जियों का अध्ययन, पोमोलॉजी पूछा जाए तो फलों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर पूछा जाए तो फूलों का अध्ययन। इस प्रकार यह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 हमारे सामने है, वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन सी वाटसन और ऑप्शन डी है वेधम एवं हुंकर। तो इन चारों में से किसने वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का परिचालन किया था? किसने इसका अवधारणा दिया था, बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी? कौन हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा लिनियस, ऑप्शन नंबर ए। लिनियस ने वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 30 है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 हमारा अंतिम प्रश्न है और पूछा गया है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो कौन सा कारण है? प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन है या फिर प्रकाश का परावर्तन है? तो कौन सा कारण है दोस्तों? इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे। जिस तरह से है आपको ये पूरा का पूरा 300 प्रश्नों का मिल जाएगा और पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उन सब का भी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो आसमान का नीला रंग वाला हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका डेली नॉलेज टेस्ट होता है। क्या होता है? डेली नॉलेज टेस्ट। वहाँ आपको कमेंट में उत्तर बताना होता है और वहाँ पे कोई विशेष जानकारी भी दी जाती है, जैसे कोई भी टॉपिक हो तो उसको वहाँ पे विस्तार से बता दिया जाता है, जिससे आप पढ़ के अपनी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।